नंबर 361 और क्वेश्चन है हमारा, इन अ लॉन्ग रन अ फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लॉन्ग रन में जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म होता है ना लॉन्ग रन में, उसका क्या होता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑलवेज अर्न्स सुपर प्रॉफिट्स, दूसरा ऑप्शन इनकर लॉसेस, तीसरा ऑप्शन अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली, और चौथा ऑप्शन में अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और इनकर लॉसेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जो फर्म्स होते हैं ना, वो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाते हैं लॉन्ग रन में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 362, इसको भी सॉल्व करके दिखाया गया है। क्वेश्चन है हमारा, अज्यूम दैट व्हेन प्राइस इज ₹40, क्वांटिटी डिमांडेड इज 9 यूनिट्स। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर 40 रुपए अगर किसी भी एक प्रोडक्ट की प्राइस थी पर यूनिट की, तो 9 यूनिट्स डिमांड किया जा रहा था। एंड व्हेन द प्राइस इज ₹38, तो जब प्राइस 2 रुपए कम कर दिया गया, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो 10 रुपए हो गया, मतलब सॉरी 10 यूनिट हो गया, 2 यूनिट बढ़ गया। Based on this information, what is the marginal revenue resulting from an increase in output from 9 units to 10 units? इस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर आपको यह बताना है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू रिजल्ट हो रहा है फ्रॉम एन इंक्रीज इन आउटपुट, वो आपको बताना है कि वो मार्जिनल रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है। ठीक है, रिजल्ट आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ₹20, दूसरा ऑप्शन ₹40, तीसरा ऑप्शन ₹38 और चौथा ऑप्शन ₹1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ₹20। अब ये कैसे हुआ जरा समझते हैं। यहां पे कहा जा रहा है जब 40 रुपए का कोई एक प्रोडक्ट था, आप नीचे देखिएगा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 40 रुपए का जब था तो आप कितना खरीद रहे थे? 9 यूनिट्स। तो टोटल आपने कितने खर्च किए? ₹360। जब 40 रुपए से ₹38 पर यूनिट प्राइस हो गया, तो आप कितना खरीद रहे हैं? 10। तो टोटल कितना हो गया? 380। दोनों का डिफरेंस, एक यूनिट का कितना डिफरेंस आया? 20 आया। तो यही 20 तो हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 363 और क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, आपको ये बताना है मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पूछ रहे हैं हिसाब से कि चेंज इन क्वांटिटी को डिवाइड कर दीजिए चेंज इन प्राइस से, तो मार्जिनल रेवेन्यू आएगा क्या। दूसरा ऑप्शन चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तीसरा कह रहे हैं द चेंज इन पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। ठीक है, और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, कैसे सवाल पूछा गया था कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर है, तो आप क्या बताएंगे? द चेंज इन प्राइस इनटू क्वांटिटी, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है और जितना क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ड्यू टू अ 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट, आपको पता चल जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। एक यूनिट क्वांटिटी चेंज होने से एक यूनिट प्राइस पे कितना चेंज आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मार्जिनल रेवेन्यू पता चल जाएगा आपको। ऑप्शन सी इज द एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 364, क्वेश्चन है विच इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन। इनमें से कौन सा एक प्योर कंपटीशन का एसेंशियल कंडीशन नहीं है। ठीक है, प्योर कंपटीशन की बात की जा रही है, परफेक्ट कंपटीशन नहीं बोल रहे लोग। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दूसरा ऑप्शन होमोजेनियस प्रोडक्ट, तीसरा कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ एंट्री, चौथा कह रहे हैं परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सवाल पूछा गया था विच इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। प्योर कंपटीशन में जरूरी नहीं है कि परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स हो। ठीक है, सारे के सारे बायर्स और सारे के सारे जो सेलर्स हैं उनको मार्केट की परफेक्ट नॉलेज हो, पूरे मार्केट के बारे में उनको ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन हो। तो प्योर कंपटीशन में जरूरी नहीं ये कंडीशन अप्लाई हो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हाँ, लेकिन अगर परफेक्ट कंपटीशन बोला होता ना, तो परफेक्ट कंपटीशन में आपने भी पढ़ा है कि परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट बायर्स और सेलर्स दोनों के पास होता है, लेकिन इन्होंने सवाल पूछा था प्योर कंपटीशन बताइए, परफेक्ट कंपटीशन नहीं पूछा। तो प्योर कंपटीशन में बहुत सारे कंपटीशन आते हैं, आपको मालूम है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 365, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द शेप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व फेस्ड बाय अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन।
एक फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन में है उसका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है ना, उसका शेप आपको बताना है कैसा होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हॉरिजॉन्टल, दूसरा ऑप्शन वर्टिकल, तीसरा ऑप्शन पॉजिटिवली स्लोप्ड और चौथा ऑप्शन नेगेटिवली स्लोप्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इज द शेप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व faced by a firm under perfect competition. Option A is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 366 और क्वेश्चन है हमारा, which of the following is the condition for a equilibrium of a firm? किसी भी फर्म की इक्विलिब्रियम के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन जरूरी है, ठीक है, या होती ही है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, दूसरा ऑप्शन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, तीसरा ऑप्शन है हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू और चौथा ऑप्शन है हमारा एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 367, क्वेश्चन है हमारा, डैश मेजर्स एस्टिमेट्स द नंबर ऑफ पर्संस हु मे बी सेड टू बी क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड। इनमें से कौन सा स्टेटस ये मेजर करता है जो एस्टिमेट नंबर ऑफ पर्संस हैं जो क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन यूजुअल स्टेटस, दूसरा ऑप्शन करंट वीकली स्टेटस, तीसरा ऑप्शन करंट डेली स्टेटस और चौथा ऑप्शन करंट ईयरली स्टेटस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यूजुअल स्टेटस मेजर्स एस्टिमेट्स द नंबर ऑफ पर्संस who may be said to be chronically unemployed. Option A is the correct answer. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 368 और क्वेश्चन है हमारा, when due to introduction of new equipment some workers tend to be replaced by equipment, their unemployment is termed as। कुछ नए इक्विपमेंट्स के इंट्रोडक्शन के बाद जब मार्केट में कोई नया फैक्ट्रीज के अंदर कुछ नए इक्विपमेंट्स लग जाते हैं, कुछ नए मशीनरीज लग जाते हैं, उससे कुछ वर्कर्स रिप्लेस हो जाते हैं उस इक्विपमेंट द्वारा, उस मशीनरी द्वारा। इनका जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, उसे हम क्या बोलेंगे। दे हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा ऑप्शन है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा ऑप्शन है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और चौथा ऑप्शन है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भैया टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है ना, तो दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसका क्या बोलते हैं, उसका टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या समझो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 369, क्वेश्चन है हमारा, एवरी डैश पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से हर एक कौन से नंबर का इंसान, मतलब समझ रहे ना क्वेश्चन। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा सेकंड, दूसरा ऑप्शन है हमारा 6th, तीसरा ऑप्शन है हमारा 5th और चौथा ऑप्शन है हमारा 9th। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 6th। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन की 17.8% है, अप्रोक्सीमेटली आप 18% बोल सकते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 18% है, तो इट इज 1/6 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 370 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा, कंट्रीज विच आर इंडस्ट्रियली वेल डेवलप्ड जनरली हैव हायर पर कैपिटा इनकम देन अदर कंट्रीज विच आर नॉट। दूसरा स्टेटमेंट है, इंडिया इज अ कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी। इंडिया के पास ढेर सारा पैसा है, हमने कहीं से उधार नहीं लिया, उल्टा दूसरों को उधार देते हैं। तीसरा ऑप्शन है, एग्रीकल्चर सेक्टर नीड नॉट डिपेंड अपॉन इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर इट्स ग्रोथ। एग्रीकल्चरल सेक्टर इंडस्ट्रीज पे डिपेंड नहीं करते अपने ग्रोथ के लिए। और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि कंट्रीज विच आर इंडस्ट्रियली वेल डेवलप्ड, जो देश इंडस्ट्रियली बहुत डेवलप्ड हैं, तो वहां का जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिव बहुत ज्यादा है। इंडिया में एग्रीकल्चर ज्यादा है। अगर इंडिया में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होती है तो आपको मालूम है ना, सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पे अर्निंग बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फार्मर्स या प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर।
तो जिस देश में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा होती है वो डेवलप्ड नेशंस होते हैं, वहां की पर कैपिटा इनकम बाकियों के कंपैरेटिव ज्यादा होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 371, क्वेश्चन है हमारा, इफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ हाउस होल्ड ऑफ गुड एक्स इज 3 देन इट इज द गुड के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर एक हाउस होल्ड की इनकम इलास्टिसिटी किसी एक पर्टिकुलर गुड के लिए, जो गुड एक्स है उसके लिए 3 है, तो वो गुड किस टाइप के गुड्स हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है नॉर्मल गुड्स, दूसरा ऑप्शन है नेसेसिटी गुड्स, तीसरा ऑप्शन है लग्जरी गुड्स और चौथा ऑप्शन है इंफीरियर गुड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लग्जरी गुड्स। तो वो गुड्स किस कैटेगरी के हो गए, वो लग्जरी गुड्स कैटेगरी के हो गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 372 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इनमें से कौन सा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है फॉरेन करेंसी असेट्स हेल्ड बाय आरबीआई, दूसरा ऑप्शन गोल्ड होल्डिंग ऑफ आरबीआई, तीसरा ऑप्शन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इंक्लूड की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 373 और क्वेश्चन है हमारा, बेसिल 2 फ्रेमवर्क इज फॉर। जो बेसिल 2 फ्रेमवर्क बनाया गया था ना, वो किसके लिए बनाया गया था। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा बैंक्स, दूसरा ऑप्शन है इंश्योरेंस कंपनीज, तीसरा ऑप्शन है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो बेसिल फ्रेमवर्क्स बनाए गए थे ना, स्पेशली बेसिल 2 बनाया गया था, वो बनाया गया था बैंक्स के लिए। ठीक है, इसके बारे में कुछ और जानकारी हमने नीचे लिख रखी है, आप ध्यान से देखिएगा। बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इज अ कमिटी ऑफ बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटीज that was established by central bank governors of the G10 countries in 1974। तो बेसिल कमिटी जो G10 कंट्रीज के जो आरबीआई सॉरी सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स थे, उन्होंने 1974 में शुरू किया था। बेसिल कोई एक्रोनिम नहीं है, किसी का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। बेसिल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड। तो बेसिल इज अ प्लेस विच इज देयर इन स्विट्जरलैंड। वहां पे एक कमेटी बनाई गई थी और उन्हीं तो उस जगह का नाम पड़ गया, जैसे ब्रेटन वुड्स। तो ब्रेटन वुड्स भी एक जगह का नाम है जिसे हम ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कहते हैं, जिसके बेसिस पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आईबीआरडी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बैंक्स। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 374, क्वेश्चन है हमारा, द टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व ऑफ गुड मेजर्स। जो टोटल एरिया डिमांड कर्व के अंडर मेजर किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मतलब वो टोटल एरिया बोलिए तो क्या होता है। मतलब वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन टोटल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन कंज्यूमर सरप्लस और चौथा ऑप्शन प्रोड्यूसर सरप्लस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टोटल यूटिलिटी। The total area under the demand curve of good measures, total utility. Option B is the correct answer for the given question. जब सारे के सारे मार्जिनल यूटिलिटी को जब आप टोटल कर देंगे तो टोटल यूटिलिटी आएगा ना, टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के अंदर टोटल एरिया को जब आप कवर करेंगे तो क्या आएगा, टोटल यूटिलिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 375 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है क्रेडिट कंट्रोल का। पहला ऑप्शन है बैंक रेट पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन है मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा ऑप्शन है मार्जिनल रिक्वायरमेंट और चौथा ऑप्शन है वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्रेडिट कंट्रोल को मेजर, मतलब क्रेडिट कंट्रोल करने का एक क्वांटिटेटिव मेजर मार्जिनल रिक्वायरमेंट नहीं है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, जब भी आप कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं तो जितनी वैल्यू की आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं, गिरवी देते हैं एज अ सिक्योरिटी, उसके कंपेरेटिव आपको 60 to 65% का ही लोन मिलता है। तो जो बचा 35 to 40% उसको कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 376 और क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not a quantitative measure of credit control? इनमें से कौन सा
एक क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल नहीं है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है बैंक रेट पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन है ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा ऑप्शन है मार्जिन रिक्वायरमेंट और चौथा ऑप्शन है वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। आपको जानकारी होगी मार्जिनल रिक्वायरमेंट किसे कहते हैं। मार्जिनल रिक्वायरमेंट जब हम बैंक से, कमर्शियल बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं और जब हम अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं तो प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू होती है उसका 60 to 65% हमें एज अ लोन मिलता है। बचा कुचा 35 to 40% इज कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करता है, लेकिन ये क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है क्रेडिट कंट्रोल करने का। ये तो यूजलेस असेट है एक हिसाब से, ये इसका कोई लेना देना नहीं है क्रेडिट कंट्रोल को लेकर के। लेकिन बाकी के 3 जो ऑप्शंस है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड टू और डायरेक्ट मेजर्स हैं क्रेडिट कंट्रोल के। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 377। क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी इज कॉल्ड। डोमेस्टिक इकोनॉमी का वर्ल्ड्स इकोनॉमी के साथ जो इंटीग्रेशन है उसे क्या कहते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा लिबरलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा ग्लोबलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्राइवेटाइजेशन और चौथा ऑप्शन है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, ठीक है, इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 378 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स। इनमें से कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है रिड्यूसिंग द पीक रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी, दूसरा है रेक्टिफाइंग एनोमलीज लाइक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तीसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ वैट फॉर अचीविंग हार्मोनाइज्ड टैक्सेशन रिजाइम और चौथा है the tax rate of foreign companies has also been reduced from 55% to 40%. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, the tax rate on foreign companies has also been reduced from 55 to 40%. ये एक indirect tax reforms का एक पार्ट नहीं है। ठीक है, which of the following is not an indirect tax reform, तो ये नहीं है, बाकी ऊपर के 3 हैं। इनडायरेक्ट, देखिए जो टैक्स है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, जो आपकी इनकम के ऊपर आपको खुद से पे करना होता है, उसका बर्डन आप दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, पहली बात उसका अमाउंट तो पता नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्सेस का अमाउंट कई बार पता नहीं होता, और इसका बर्डन आप कस्टमर या अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपको पे नहीं करना, आपका कस्टमर पे करेगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन डी है ना, द टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनीज हैज आल्सो बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 55 टू 40% इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स का पार्ट नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 379। क्वेश्चन है हमारा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द। जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ना वो किससे, मतलब इसका तात्पर्य क्या है, मतलब रिफर्स टू व्हाट। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ वर्कर्स लिविंग इन अ कंट्री, दूसरा ऑप्शन साइज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, तीसरा ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन और चौथा ऑप्शन नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन इन एन इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है ना उसको अगर आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। जो वर्किंग पॉपुलेशन है, किस एज, किस ग्रुप, किस जेंडर के लोग कहां कहां क्या क्या काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 380 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइस टेकर। इनमें से कौन सा प्राइस टेकर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व, दूसरा ऑप्शन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू क्यू, दैट इज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, तीसरा ऑप्शन है हमारा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस और चौथा ऑप्शन है हमारा
मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, सवाल पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राइस टेकर, तो नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एक प्राइस टेकर की।